घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। नवंबर महीने का आज दूसरा दिन आया है और अब 2020 का साल पूरा होने में 1 महीना और 28 दिन बचे हैं। जनता चाहती है कि ये साल किसी तरह बीते, लेकिन 2020 का मन अभी भरा नहीं है। कोरोना, दिल्ली दंगे, अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई और न जाने कितनी आफतों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है। इस नई आपदा का नाम है गोनी। गोनी की शक्लो सूरत कैसी है वो आप इस वीडियो में देखिए। तबाही का ये मंजर ईस्ट एशियाई देश फिलीपींस का है और ये सब गोनी टाइफून के चलते हुआ है। गोनी इस साल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। तूफान के बड़े छोटे होने का पैमाना हवाओं की स्पीड होता है। गोनी तूफान इतनी तेज हवाओं के साथ शुरू हुआ था कि बहुत बड़ी तबाही की आशंका जताई गई थी। ज़मीन से टकराने से पहले कितनी तेज़ी से ये तूफान चल रहा था, आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं। इसमें हवाओं की स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि ज़मीन से टकराने के बाद थोड़ी कम पड़ी। फिलीपींस का ये नक्शा देखिए। कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर फिलीपींस बना है और उसके चारों तरफ विशाल समंदर है। फिलीपींस का यही भूगोल तूफानों की शक्ल में मुसीबतें भी लाता है। फिलीपींस के पूर्व में समंदर को फिलीपींस सी कहते हैं, देश के नाम पे समंदर का नाम है, और इसके पश्चिम में साउथ चाइना सी है। गोनी तूफान ने पूर्व की तरफ से फिलीपींस में दस्तक दी है। सबसे पहले फिलीपींस के कैटनडुनस आइलैंड से टकराया। यहाँ विराक नाम का एक शहर है। विराक शहर में करीब 70,000 लोग रहते हैं। तूफान के डर से यहाँ से सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुँचा दिया गया था। पीछे रह गए थे उनके घर। तूफान की वजह से विराक शहर के तकरीबन 90% घरों में नुकसान हुआ है। तबाही की पूरी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है, क्योंकि कम्युनिकेशन की सारी लाइंस कट गई हैं, बिजली की लाइनें भी उखड़ गई हैं और विराक पूरी तरह से बाकी इलाकों से अभी कटा हुआ है। बीबीसी में छपे फिलीपींस के रेड क्रॉस चेयरमैन डिक गॉर्डन के बयान के मुताबिक एरियल सर्वे के हिसाब से विराक शहर बुरी तरह तबाह हुआ है। डिक गॉर्डन ने कहा है कि इस तूफान से 2013 में आए हेयान तूफान का 70% नुकसान हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, कैटनडुनस आइलैंड से गोनी तूफान 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। तूफान के कारण तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई। कैटनडुनस के बाद तूफान फिलीपींस के लुजोन द्वीप की तरफ आगे बढ़ा। लुजोन तक आते आते रफ्तार थोड़ी कम हुई तूफान की, इसलिए से टाइफून से ट्रॉपिकल स्टॉर्म की कैटेगरी में डाला गया। लुजोन आइलैंड पर ही फिलीपींस की राजधानी मनीला भी है। मनीला में तूफान से बड़ी तबाही होने की आशंका थी, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से मनीला को सिर्फ छूकर यह तूफान निकल गया। एल्बे प्रांत में तूफान के बाद 300 घरों में नुकसान की रिपोर्ट है। अब तक 16 लोगों के मरने की खबर है और कई लोग लापता हैं। तूफान के फिलीपींस से टकराने से पहले ही करीब 3,90,000 लोगों से घर खाली करवा लिए गए थे। इनमें से 3,45,000 को इवैक्यूएशन सेंटर्स में रखा गया है और इसी से एक ऐसे खतरे की आशंका है जिसका असर तूफान के गुजर जाने के बाद भी दिख सकता है। ये खतरा है कोरोना के प्रसार का। फिलीपींस में अब तक करीब 4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। फिलीपींस कोरोना से पहले ही जूझ रहा है और अब लाखों लोगों को कैंप्स में रखने की इस पूरी कवायद से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। घरों की तबाही के साथ ये फिलीपींस के लिए नई मुसीबत साबित हो सकता है। फिलीपींस में साल भर में औसतन 20 तूफान आते हैं। इनमें से कभी कभार इतने बड़े तूफान भी होते हैं जो बड़ी बर्बादी करके जाते हैं। 2013 में फिलीपींस में हेयान नाम का तूफान आया था, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हेयान के बाद गोनी को ही फिलीपींस का सबसे बड़ा तूफान माना जा रहा है, लेकिन इस तूफान से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितने की आशंका जताई गई थी। गोनी का जिक्र चला है तो आपको ये भी बताते हैं कि फिलीपींस में इतने तूफान आते क्यों हैं। पहली वजह तो यह है कि जिस जगह पर फिलीपींस है उसके आसपास समंदर का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। जब समंदर के पानी का तापमान 28 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है, टाइफून शुरू हो सकता है। फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर का तापमान अमूमन 28 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए ज़्यादा तूफान उठा करते हैं इस इलाके में। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और अगर यहाँ समंदर का पानी और गर्म होता है तो फिलीपींस में और ज़्यादा तूफान आ सकते हैं। तूफानों से ज़्यादा तबाही की दूसरी वजह यह है कि पूरा फिलीपींस कई आइलैंड से मिलकर बना है और ज़्यादातर लोग कम ऊंचाई वाले आइलैंड्स पर रहते हैं। यहाँ मीन सी लेवल से ऊंचाई की बात हो रही है, वही मीन सी लेवल जो आपको स्टेशन के बोर्ड्स पर लिखा दिखता है MSL नाम से।
वापस चलते हैं फिलीपींस। कम ऊंचाई वाले फिलीपींस के द्वीप अंग्रेजी में कहलाते हैं लो लाइंग कोस्टल आइलैंड्स। लो लाइंग कम ऊंचाई वाले। जब तूफान आता है तो कई फीट ऊंची लहरों के साथ पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक जंगलों की कटाई की वजह से भी फिलीपींस में तूफानों से नुकसान होता है। पेड़ कम होने की वजह से मिट्टी का कटाव नहीं रुकता और तूफान से उठे गाद और मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हो जाती है। इन वजहों से साल भर फिलीपींस में तूफानों का खतरा बना रहता है और उनमें से कुछ गोनी जैसे तूफान भी होते हैं जो भारी नुकसान करते हैं। हालात ये हैं कि जितने वक्त में लोग एक तूफान से टूटे घर दोबारा रहने लायक बनाते हैं, उतने में ही कोई दूसरा तूफान आकर उन्हें फिर तोड़ देता है। फिलीपींस की अलहदा ज्योग्राफी और दूसरे फैक्टर्स कुदरत की देन है जिन्हें नहीं बदला जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम करके दुनिया फिलीपींस को अगली बड़ी तबाही से कुछ हद तक बचा सकती है, जिसमें हम और आप दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है, जहां चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में महामारी रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची को उनके पद से बर्खास्त करने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में आयोजित अपनी रैली में कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो डॉक्टर फाउची को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। रैली में मौजूद लोगों ने फायर फाउची के नारे भी लगाए। दरअसल जब से डॉक्टर फाउची ने कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है, तब से ट्रंप उनके ऊपर भड़के हुए हैं। कोरोना संक्रमण अमेरिका में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। आज राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन चल रहा है। इस बार के चुनाव में कोरोना संक्रमण बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। दूसरी सुर्खी अफ्रीका से है, तंजानिया से। सोमवार 2 नवंबर को बुलाए गए प्रोटेस्ट से ठीक पहले विपक्षी नेता फ्रीमैन मोवे को अरेस्ट कर लिया गया है। नाम के उच्चारण में अगर कोई गलती होती है तो हम अग्रिम माफी चाहते हैं। इनके नाम में फ्रीमैन के आगे लगा है MBOWE। इसका ठीक उच्चारण अगर आप जानते हैं तो हमें बताइएगा। खैर, वापस मुद्दे पे लौटते हैं, तंजानिया चलते हैं। फ्रीमैन की पार्टी आम चुनावों में आए नतीजों का विरोध कर रही है। तंजानिया में 28 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। नतीजों में वर्तमान राष्ट्रपति जॉन मैकफली को 84% से अधिक वोट मिले। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। इसी को लेकर सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बुलाया गया था। पुलिस का कहना है कि फ्रीमैन शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने अरेस्ट करके फ्रीमैन को कहां रखा है। आज की तीसरी सुर्खी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से जुड़ी है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधोनम घेब्रेयेसस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। टेड्रोस ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और उनके अंदर कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर वो सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे और अपने घर से काम करते रहेंगे। टेड्रोस कोरोना संक्रमण महामारी से जंग में WHO का चेहरा रहे हैं। वो इससे पहले इथियोपिया के विदेश मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 2 नवंबर। इस तारीख का ताल्लुक एक जहाज से है। इस जहाज में उन मजदूरों की पहली खेप लदी थी जो अंग्रेजों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने गए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट महज एक मकर जाल था जिसकी जकड़ से मजदूर कभी छूट ही नहीं पाते थे। ये कहानी गिरमिटिया मजदूरों की है। 1833 में ब्रिटेन ने दास प्रथा पर बैन लगाया। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में इसके बाद गुलाम बनाने और बेचने खरीदने का सिस्टम बंद हो गया। इससे ब्रिटिश कंपनियों को झटका लगा। गन्ने की खेती चूंकि पूरी तरह से गुलामों पर निर्भर थी, तो इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक नया रास्ता निकाला। कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों को रखने का सिस्टम बनाया गया। अंग्रेज कम खर्च में अपना काम निकालना हमेशा से जानते थे, उनकी हिस्ट्री रही है, तो उन्होंने ऐसी जगहें तलाशी जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो। भारत में ऐसे लोगों की बहुतायत थी जो महाजनों और सूदखोरों के कर्ज से किसी तरह बाहर निकलना चाहते थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने सताए लोगों को सब्ज बाग दिखाया, कर्ज चुकाने का लालच दिया और इसके लिए उनके बीच करार होता, मजदूरों और अंग्रेजों के बीच। 5 साल तक काम करो, उसके बाद वापसी पर कोई रोक नहीं। लोगों को लगा ये घर के संकट से उन्हें उबार लेगा, लेकिन ये रास्ता एक दूसरे अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद करने वाला था। 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस के समंदर के किनारे एक जहाज आकर रुका, नाम एटलस। इसमें से उतरे 36 मजदूर जो कि भारत से लाए गए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गिरमिट पर काम करने आए मजदूरों की पहली खेप थी। इसके बाद तो भरमार लग गई। अगले कुछ दशकों में लाखों की संख्या में गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस और अन्य ब्रिटिश कॉलोनियों में ले जाए गए। अंग्रेजों ने इसे एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। वो देखना चाहते थे कि क्या नया सिस्टम दास प्रथा को रिप्लेस करने में कारगर साबित होगा। किस तरह का रिप्लेसमेंट जिसमें दास प्रथा खत्म भी हो लेकिन उनके हित सत्य रहें, और ऐसा ही हुआ भी। मजदूर 5 साल के बाद वापस जाने के लिए मुक्त थे, लेकिन उनके पास वापसी के टिकट के पैसे नहीं होते थे। इसीलिए उन्हें उसी जगह पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता था।
उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जाती थी और बाद में उनके साथ गुलामों जैसा ही सुलूक भी होता था। गिरमिटिया मजदूरों पर हुए अत्याचारों की दास्तान अंतहीन है। गिरमिटिया प्रथा सन 1917 में जाकर बंद हुई। मॉरिशस की बुनियाद उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों ने अपने खून से सींची है। 2 नवंबर का दिन मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तट पर एटलस जहाज आकर रुका था उसे अप्रवासी घाट का नाम मिला। साल 2006 में इस घाट को यूनेस्को ने हेरिटेज स्थल घोषित कर दिया। ये था आज का दुनियादारी शो। अब चलते चलते विश्व कविता में आज बात की जाएगी ब्रेख्त की। बर्टोल्ट ब्रेख्त, जिन्हें एक कवि के रूप में कम और एक नाटककार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। ब्रेख्त की पैदाइश जर्मनी में हुई थी और जब वो 16 साल के थे तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। मेडिसिन की पढ़ाई कर उन्होंने आर्मी अस्पताल में कुछ वर्ष काम भी किया, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान दुनियावी बातों से उनका मोह भंग हो गया और आगे चलकर उनकी कविताओं और नाटकों में ये बात साफ तौर पर देखी गई। ब्रेख्त ने जब नाटक लिखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि अभी तक लोग एरिस्टोटलियन आधार पर ही नाटक लिख रहे थे। इसमें ऐसा होता है कि दर्शक को भरोसा दिलाया जाता है कि ड्रामा के नायक की जगह वो भी हो सकते हैं, ऐसी थीम जिससे सब लोग रिलेट कर सकें। ब्रेख्त ने इस परंपरा से इतर नाटक लिखे और खूब नाम कमाया। उनका विचार था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नाटक के हीरो से दर्शक खुद को रिलेट करे ही। वो इस मार्क्सिस्ट विचार में यकीन रखते थे कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के हिसाब से हर इंसान की सोच, उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसीलिए दर्शक अगर खुद को हीरो के साथ रिलेट न करके अगर एक दर्शक के रूप में ही उस कहानी को देखेगा तो वो उसकी बेहतर समीक्षा कर सकता है। आइए सुनते हैं उनकी कविता जब कूच हो रहा है, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मोहन थापलियाल ने। जब कूच हो रहा होता है, बहुतेरे लोग नहीं जानते कि दुश्मन उनकी ही खोपड़ी पर कूच कर रहा है। वह आवाज़ जो उन्हें हुक्म देती है उन्हीं के दुश्मन की आवाज़ होती है, और वह आदमी जो दुश्मन के बारे में बकता है खुद दुश्मन होता है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।